ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की जो क्लास है, इन दिस क्लास आई विल एक्सप्लेन यू वन कंप्लीट पेपर एंड दिस इज़ फ्रॉम मे जून 2023 एग्ज़ाम सीरीज़ एंड वेरिएंट इज़ 1-2। द स्कीम इज़ आई विल एक्सप्लेन यू ओनली करेक्ट ऑप्शन, और जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगी कि दूसरे ऑप्शन भी एक्सप्लेन करनी चाहिए, सो आई विल ट्राई टू डू दैट। But if you feel any difficulty in any other option or there is any conflict or confusion, then you can write in the comment and I'll explain you accordingly and I'll get back to you as early as possible. So let's move on to the question number 1. Which factor of production is needed first in order to set up the new business? So if you have to set up a new business, then first of all you require enterprise. Enterprise is the risk taking ability. कोई भी बिजनेस करना है, सो यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड एंटरप्राइज, दैट इज़ यू हैव टू टेक द रिस्क, देन यू कैन परचेज लैंड लेबर कैपिटल टू अंडरगो द प्रोडक्शन प्रोसेस। सो सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए वो करेज चाहिए, रिस्क टेकिंग एबिलिटी चाहिए, अदरवाइज आप बिजनेस स्टार्ट ही नहीं कर सकते। Question number 2 is assuming nothing else changes, which change in an economy's labor force will cause the production possibility curve to shift to the left? देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व लेफ्ट को शिफ्ट होने का मतलब है आपके पास रिसोर्सेज क्वांटिटी या क्वालिटी में कम हो गए। क्वांटिटी और क्वालिटी में रिसोर्सेज कम होने का मतलब है कि या तो जैसे लैंड लेबर कैपिटल है आपके पास कम हो जाए या उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ कर जाए। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, इंक्रीज़ इन स्कूल लिविंग एज। स्कूल लिविंग एज अगर इंक्रीज़ होगी तो इसका मतलब है ग्रेजुएशन पीरियड बढ़ जाएगा, लोग ज़्यादातर टाइम जो है वो अपना स्पेंड करेंगे एजुकेशन गेन करने में, तो एज अ रिज़ल्ट दे विल नॉट बी एबल टू वर्क and labor force will decrease and as a result production possibility will fall. बाकी जितनी ऑप्शंस हैं उनसे पीपीसी राइट को शिफ्ट होने के चांसेस हैं, इसलिए आप उनको पढ़ लें एक दफ़ा। इफ़ देयर इज़ एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन राइट इन द कमेंट। व्हाट इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी? मिक्स्ड इकोनॉमी वो होती है जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो कौन सी चीज़ है जो मिक्स्ड इकोनॉमी में नहीं होती? सो बाकी सारी ऑप्शंस में मिक्स्ड इकोनॉमी होगी, लाइक गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप दोनों की होगी, लेकिन कोई एक ऑप्शन है जिसमें नहीं होगी। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, द गवर्नमेंट हैज़ नो रोल इन प्राइस सेटिंग। तो ये बात गलत है, ऐसा नहीं होता। दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गवर्नमेंट के गवर्नमेंट प्राइस सेटिंग करती है मिक्स्ड इकोनॉमी में, क्योंकि गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व्ड in the production process. So बाकी options जो हैं they are the characteristic of mixed economy. Option A is not the characteristic of mixed economy. So option A को choose कर लेंगे। Question number 4 says what is not likely to result फ्रॉम डिवीजन ऑफ लेबर? डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन की वजह से होती है। जब आप एक काम करते हैं यू स्पेशलाइज इन वन थिंग और यू कीप परफॉर्मिंग द सेम जॉब रिपीटेडली। तो कौन सी चीज़ है जो डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से नहीं होती? सो इसमें ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट, बी इज़ द करेक्ट आंसर, एन इंक्रीज इन मोटिवेशन। सेम काम कर करके लोग बोर हो जाते हैं, सो एज अ रिज़ल्ट उनकी मोटिवेशन लूज़ हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है कि मोटिवेशन इंक्रीज़ करे, बाकी सारी ऑप्शन सही हैं। लाइक डिक्रीज़ इन एवरेज कॉस्ट, तो ज़ाहिर जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है लोग स्पेशलाइज्ड होते हैं, सो वो वेस्ट को कम करते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, एवरेज कॉस्ट कम होती है। तो ये ऑप्शन तो ठीक है, हमें ऐसी ऑप्शन ढूंढनी थी जो ठीक ना हो। सो इंक्रीज़ इन मोटिवेशन यहाँ पे सही नहीं है। ओके, सो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। Price plays a number of functions in allocation of resources. Which statement best illustrates the function that relies upon consumer's choice, sometimes known as incentivizing? सो जब आपका लाइक इंसेंटिवाइजिंग की बात करें तो इंसेंटिव क्या होता है? लाइक जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए इंसेंटिव होता है कि उनको प्रॉफिट मिले, अच्छी प्राइस मिले, और जो कंज्यूमर्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी के लिए होता है कि कम प्राइस पे अच्छी क्वालिटी मिले। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अ प्राइस फॉल टेंड्स टू परसुएड सम प्रोड्यूसर्स टू नॉट स्टे इन द मार्केट। तो इंसेंटिविज़म के बेस पे अगर देखें, अगर किसी प्रोड्यूसर को अच्छी प्राइस नहीं मिलेगी, प्राइस फॉल करेगी, तो वो फिर चांस है कि मार्केट को छोड़ जाए, ही विल बी मोटिवेटेड टू लीव द मार्केट, क्योंकि उसका एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और अगर उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं होगा, प्राइसेस कम मिलेंगी, तो वो छोड़ जाएगा मार्केट को। क्वेश्चन नंबर 6 इज़ विच पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स आर सब्सटीट्यूट्स बोथ इन कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन? ठीक है, सो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर। स्पिनच एंड कैबेज दोनों आपके पास बोथ आर वेजिटेबल्स एंड बोथ आर प्रोड्यूस्ड यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज़ लैंड, और कंजम्पशन के लिए बोथ आर द फूड आइटम्स। सो दोनों कंजम्पशन के लिए भी सब्सटीट्यूट हैं, प्रोडक्शन के लिए भी सब्सटीट्यूट हैं। गोल्ड एंड सिल्वर जनरली बच्चों को कंफ्यूज करता है, तो इसके लिए लाइक प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए आपको डिफरेंट माइंस चाहिए
और कंजम्पशन में भी समहाउ सेम हो सकती है, लेकिन प्रोडक्शन प्रोसेस इसका अलग होता है, प्रोडक्शन के लिए डिफरेंट माइंस होती हैं इनके. सो डी आंसर इज करेक्ट ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 7 सेज there is a worldwide shortage of oil. The diagram shows consumption and production of oil billion tons in selected countries. ये आपके पास कंजम्पशन है, ये प्रोडक्शन है. इट मीन्स ये कंजम्पशन है, ये प्रोडक्शन है, ये कंजम्पशन है, कंजम्पशन प्रोडक्शन, कंजम्पशन प्रोडक्शन. सो अगर हम देखें तो रशिया के अंदर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, कंजम्पशन कम है, तो यहाँ पे कोई चांस नहीं है, शॉर्टेज का चांस नहीं है. सो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर. इन रशिया देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ ऑयल, क्योंकि ये प्रोड्यूस ज़्यादा कर सकते हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं. तो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन बस ट्रैवल एंड रेल ट्रैवल इज 0.2 is +2 sorry. A rise in price of bus fares causes demand for rail travel to rise by 20%. आप वीडियो को स्टॉप करें, क्वेश्चन को रीड करें अच्छे से और फिर अकॉर्डिंगली लॉजिक को सुन लें. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ रेल ट्रैवल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस ट्रैवल. दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हियर. और आपके पास जो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है उसने कहा है 2 है. सो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड 10% आ रहा है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस ट्रैवल आप निकालेंगे. सो मैथ का रूल है क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें. सो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ बस ट्रैवल, और इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इधर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 10%. ठीक है. सो इस 2 को ख़त्म करने के लिए इधर भी डिवाइड कर दें, इधर भी डिवाइड कर दें, तो ये 10/2 करेंगे तो 5% आ जाएगा. आप देखें प्राइस में 5% चेंज कितना है. 20 से 21 हो जाए तो ये 5% बनता है बिल्कुल, क्योंकि 20 का अगर 5% लें तो 20 मल्टीप्लाई बाई 5/100 कर दें, 0 0 से कैंसिल कर दें, 5 1 5, 5 2 2, 10 5 2 10, सो 2 1 2, 2 1 2, सो 1 into 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा. सो 20 से 21 अगर प्राइस हो जाए तो ये 5% बनता है, इसलिए ऑप्शन ए को हम चूज़ कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 सेज अ चेंज इन प्राइस ऑफ अ गुड कॉजेज एन इंक्रीज इन क्वान्टिटी डिमांड ऑफ गुड डिमांडेड. क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे आपके पास इंक्रीज़ हो रही है, तो प्राइस का चेंज क्या होना चाहिए. सही, तो इनमें से चूज़ करना है कौन सी ऑप्शन सही होगी. ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर. नॉर्मल गुड का ये केस है और प्राइस फॉल होनी चाहिए. नॉर्मल गुड ऐसी गुड्स होती हैं कि अगर उनकी प्राइस कम हो तो लोग क्वांटिटी डिमांड बढ़ा देते हैं. बाकी केसेस में ऑप्शन सही नहीं है. अगर हम लेट्स से कि इस ऑप्शन को देखें, ए को देखें, इन्फीरियर गुड हो और उसकी प्राइस फॉल करे तो डिमांड फॉल होनी चाहिए, तो इसलिए डिमांड तो यहाँ राइज हो रही है, इसलिए हम इसको चूज़ नहीं कर सकते. सो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आएँ. अ स्पेसिफिक टैक्स इज प्लेस्ड अपॉन ईच बॉटल ऑफ परफ्यूम सोल्ड. इन द डायग्राम एस इज द सप्लाई कर्व बिफोर टैक्स एंड एस टी इज़ आफ्टर टैक्स. सो शुरू का सप्लाई कर्व ये था, नया सप्लाई कर्व ये. देखें विच एरिया रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ टैक्स रेवेन्यू पेड बाय द प्रोड्यूसर्स. देखें इसमें जो टैक्स लगा है कुछ कंज्यूमर पे करेंगे, कुछ प्रोड्यूसर्स पे करेंगे. टोटल टैक्स फाइन कैसे करते हैं. सबसे पहले आप देखेंगे कि न्यू इक्विलिब्रियम आपके पास डब्ल्यू पे बन रहा है, क्योंकि सप्लाई कर्व एस टी है, डिमांड वही सेम है. सो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो आपके पास क्वांटिटी जो है दैट इज़ वाई, और पर यूनिट टैक्स कितना होता है आपके पास W से T तक पर यूनिट टैक्स है. टोटल टैक्स फाइंड करने के लिए आप ये पूरा बॉक्स ले लेते हैं, क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करेंगे हाइट इनटू बेस करके पूरा बॉक्स आ जाएगा. इसमें से ये एरिया कंज्यूमर्स पे करते हैं, ये प्रोड्यूसर्स पे करते हैं. ये जो दो पार्ट्स इसके बने, ऊपर वाला कंज्यूमर देते हैं, नीचे वाला प्रोड्यूसर्स पे करते हैं टैक्स. सो प्रोड्यूसर फिर कितना दे रहा है आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं. इस एरिया को मैं शेड कर देता हूँ, ये वाला एरिया जो है प्रोड्यूसर्स पे करें, तो ये कितना बन रहा है. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, PQUT. सो P से Q पे U से T, ये एरिया पूरा जो बना है ये प्रोड्यूसर पे करेंगे. क्वेश्चन नंबर 11 एज द डायग्राम शोज द सप्लाई कर्व ऑफ फर्म, और आपके पास सप्लाई कर्व इस तरह से है. विच स्टेटमेंट अबाउट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अलॉन्ग दिस कर्व इज़ करेक्ट. देखिए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई अगर हम अलॉन्ग द कर्व मूव करते जाएंगे टुवर्ड्स राइट, यानी प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी, तो आपके पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई भी इंक्रीज़ होती जाती है. सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई राइजेज व्हेन द प्राइस राइज होगी. लेट्स से प्राइस इनिशियली इतनी थी, क्वांटिटी ये थी, प्राइस राइज हुई, क्वांटिटी बढ़ गई. सो प्राइस और थोड़ी राइज़ की तो क्वांटिटी और बढ़ गई. सो आप देख रहे हैं क्वांटिटी का चेंज ज़्यादा है और प्राइस का चेंज रिलेटिवली कम है. सो एज अ रिज़ल्ट जैसे जैसे अलॉन्ग द कर्व आप राइट कुछ मूव करते जाएंगे तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई आपकी राइज करती जाएगी. अगरचे ऑल बेसिकली कर्व्स दैट स्टार्ट बिलो ओरिजिन पॉइंट, उन पे इलास्टिसिटी ओवरऑल लेस देन 1 होती है, और लेकिन इस लेस देन 1 में भी जो रेट होगा वो थोड़ा सा
विद राइज इन प्राइस इवेंचुअली थोड़ा इंक्रीज़ होता रहेगा, बट स्टिल रहेगा 1 से नीचे. Moving to question number 21, the diagram shows the market for electric cars with X as initial equilibrium. So आपका initial equilibrium X है, it means supply curve S है और demand curve D है. आगे वो कहते हैं what will be the new equilibrium when the price of electric cars batteries falls. देखिए इलेक्ट्रिक कार बैटरीज की अगर प्राइस कम होगी तो सप्लाई कार्स की बढ़ जाएगी, तो सप्लाई कर्व हमारे पास राइट को शिफ्ट हो जाएगा. इनिशियल सप्लाई कर्व S था तो नया सप्लाई कर्व S2 हो जाएगा. देखिए कार्स को प्रोड्यूस करने के लिए बैटरीज़ की ज़रूरत है इलेक्ट्रिक कार्स के लिए, तो इलेक्ट्रिक कार्स के लिए जो बैटरीज़ हैं वो अगर सस्ती हो रही हैं तो प्रोड्यूसर ज़्यादा कार्स बना सकते हैं, क्योंकि ये उसका कंपोनेंट पार्ट है, कंपोनेंट पार्ट सस्ता हो गया तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी. आगे वो कह रहे कंज्यूमर्स बिकम मोर इन्वायरमेंटली अवेयर. तो जब लोगों को पता चल जाता है इलेक्ट्रिक कार्स इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं तो वो फिर इलेक्ट्रिक कार्स को ज़्यादा ख़रीदेंगे. सो डिमांड इलेक्ट्रिक कार्स की बढ़ जाएगी, राइट को शिफ्ट हो जाएगी D से D1 पे. तो आप देख सकते हैं S2 और D2 जहाँ पे कट करें एक दूसरे को C पे, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वुड कॉज मार्केट डिसइक्विलिब्रियम. मैं आपको सिर्फ सही ऑप्शन एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी ऑप्शंस आप पढ़ लीजिएगा. कोई कन्फ्यूजन हो देन यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स. सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. व्हेन अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर प्रोडक्ट लीड्स टू सम प्रोड्यूसर्स being unable to sell the product in the market at current price. देखिए यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सप्लाई ज़्यादा होगी डिमांड कम होगी. सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड. इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है कि क्वांटिटी डिमांड शुड बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई. जब सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से तो इट मीन्स कि ये डिसइक्विलिब्रियम को कॉज करेगा. तो डिसइक्विलिब्रियम का पूछ रहा है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर. दोनों केसेस में डिसइक्विलिब्रियम होता है अगर डिमांड सप्लाई से ज़्यादा होती है या सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होती, बस इनमें इक्वालिटी ना हो तो ये डिसइक्विलिब्रियम होता है. क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आ जाएं. इन द डायग्राम एरिया OP1 M1 Q1 इज़ इक्वल टू द एरिया OP2 M2 Q2. मीन कि ये जो OP1 M1 Q1 है ये प्राइस को शो कर रहा है, ये प्राइस है, ये वाला एरिया जिसको मैं अभी लेबल कर रहा हूँ दिस इज़ प्राइस. और वो कह रहा है ये एरिया इक्वल टू है किस एरिया के, क्वांटिटी के एरिया के. सो क्वांटिटी का जो एरिया है दैट इज़ दिस मच, ये वाला एरिया. अगर प्राइस और क्वांटिटी में प्रोपोर्शनेट चेंजेस आएँ तो ये यूनिटरी इलास्टिक होती है. यूनिटरी इलास्टिक हो तो आंसर 1 होता है. ओके, सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द टेबल शोज चेंजेस इन कंज्यूमर्स एक्सपेंडिचर ऑन वेरियस गुड्स व्हेन हर इनकम इंक्रीजेस फ्रॉम 20 to 24,000. देखिए इनकम अगर 20 से 24,000 हुई है तो ये 20% इंक्रीज़ है. कैसे पता चलेगा? परसेंटेज चेंज इन इनकम फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, चेंज 4,000 का 20 से 24,000 तक. टोटल इनकम थी इनिशियल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. इन 3 ज़ीरोज़ को कैंसिल कर दें और ये ज़ीरो भी कैंसिल हो जाएगी. 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4. 2 को जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20% चेंज आ जाएगा. और आगे एग्जामिनर सेइंग कि अज्यूमिंग ऑल एल्स रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर विच गुड्स कंज्यूमर्स इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर दैन 1. अब इनमें से किस में इलास्टिसिटी ग्रेटर दैन 1 होगी? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला लगा दें. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम. ठीक है, वाई इनकम को रिप्रेजेंट करता है. सो चेंज इन इनकम तो हमें पता है ऑलरेडी 20% ऑलरेडी हमने निकाल लिया. अब आपका आंसर YED का ग्रेटर देन 1 तब आएगा जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा. डिनोमिनेटर 20% है तो न्यूमरेटर 20% से बड़ा होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में आ रहा है. 200 से 248 तक अगर क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ कर जाए तो ये कितने % इंक्रीज़ है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांड निकाल जाएंगे. 248 से 200 निकालेंगे तो 48 आ जाएगा. बेसिक इनिशियल जो होता है 200 लिख लिया नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें. 20 से कैंसिल कर दें. 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 4 ज़र 8, 24% आ गया. सो 24% जब डिवाइडेड बाय 20% करेंगे तो आंसर आपके पास ग्रेटर देन 1 आ जाएगा. सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर. जी ओनली, सिर्फ जी के अंदर ऐसा है कि इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 है. बाकी सब केसेस में कम होगी. आप कैलकुलेट करके देख लें. अगेन अगर कन्फ्यूजन हो तो you can write in the comment box. Question number 15 is which combination of government measures is most likely to increase consumption of a merit good. देखिए merit good की consumption इनमें से किस वजह से ज़्यादा हो सकती है? merit goods वो होती हैं जो like consumers के साथ साथ third party को भी फ़ायदा देती हैं. So option A is the correct answer for this question. Setting an effective maximum price on the product and pays producers the subsidy. देखिए maximum price होती है जब गवर्नमेंट इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस ले.
जब इक्विलिब्रियम से नीचे प्राइस आ जाएगी, प्राइस कम होगी तो कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी फील होता है कि अगर प्राइस कम होगी तो प्रोड्यूसर्स क्यों बनाएंगे। प्रोड्यूसर्स के लिए एग्जामिनर कह रहा है कि गवर्नमेंट उनको सब्सिडी के फॉर्म में फाइनेंशियल सपोर्ट दे देगी, तो इसलिए वो सप्लाई कम नहीं करेंगे, सप्लाई करते रहेंगे और मैक्सिमम प्राइस की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस नीचे आएगी तो कंज्यूमर ज़्यादा कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि अब उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 17, अगेन स्कीम इज़ कि आप क्वेश्चन को स्टॉप करें, वीडियो को क्वेश्चन पढ़ें, सोचें, फिर उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके दोबारा से देखें कि व्हाट इज़ द लॉजिक फॉर दैट क्वेश्चन। Question number 17, the table contains some figures of balance of payment current account of United States for a given year. What cannot be concluded about the US trade from the table? Okay, so question number 17 के लिए हमारे पास आंसर हो जाएगा D. So there was an overall current account deficit. Current account deficit, current account कैसे फाइंड करेंगे? Like balance of trade in goods आप ले लें और balance of trade in services ले लें, इनकी नेट फिगर देख लें, ठीक है। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं लेंगे क्योंकि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ऑलरेडी अकोमोडेटेड होंगी। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स ले लें और वो है हमारे पास -741462 और बैलेंस ऑफ ट्रेड इन सर्विसेज ये है। जब हम इसमें से ये वाली फिगर हम निकालेंगे तो हमारे पास आंसर नेगेटिव आएगा क्योंकि पॉजिटिव फिगर जो है वो दैट इज़ स्मॉलर दैन द नेगेटिव फिगर। सो जब आंसर आपके पास नेगेटिव हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट होता है। सो आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं, लाइक ये प्लस वैल्यू है, इसको प्लस लिखते हैं और ये माइनस वैल्यू है, प्लस में से माइनस निकालें तो आंसर आपके पास माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस वैल्यू नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 18 सेज कि विच चेंज इज़ शोन डायरेक्टली बाय द यूज़ ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व। देखिए जब हम एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई कर्व बनाते हैं तो यहाँ AD लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग रियल GDP, यहाँ पे लिखते हैं प्राइस लेवल। तो कौन सी चीज़ है जो इसमें शो हो रही है इनमें से? नॉमिनल इनकम, इनकम यहाँ पे नॉमिनल नहीं है, रियल इनकम है, तो ये हम निकाल देते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली यहाँ पे शो नहीं हो रही, वेज लेवल भी शो नहीं हो रहा, क्या चीज़ शो हो रही है? प्राइस लेवल, ठीक है। सो PL हम प्राइस लेवल लिखते हैं Y एक्सेस पे। Question number 19 is why might aggregate demand curve increase when aggregate demand increase when a country's price level decreases। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो हमारे पास होगी कि प्राइस लेवल जब फॉल हो रहा है तो आपकी जो रियल GDP है वो आपका इंक्रीज़ हो जाता है, आपकी परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो जाती है और इसके लिए ऑप्शन A करेक्ट आंसर होगा। डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट विल टेंड टू फॉल। अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो ज़ाहिर लोग फिर सेव करने के बजाय कंज्यूम करने को प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको लगता है सेविंग का फ़ायदा नहीं है, कंजम्पशन में वो कंज्यूम करके फ़ायदा लेना चाहता है। तो इसलिए एग्रीगेट डिमांड इसकी वजह से इंक्रीज़ हो जाएगी जब इंटरेस्ट रेट लो होता है। What is used to convert nominal GDP to real GDP? रियल GDP में प्राइसेस एडजस्टेड होती हैं, जहन में रखें। सो प्राइस चेंज है, जो नॉमिनल GDP है उसमें प्राइसेस एडजस्टेड नहीं होती। इन्फ्लेशन के बाद जो GDP हमारे पास बचता है उसे हम रियल GDP कहते हैं। सो ऑप्शन B करेक्ट आंसर है। रियल GDP में हम प्राइस चेंज को अकोमोडेट करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। नॉमिनल GDP में से जब प्राइस एडजस्ट हो जाती है तो जो पैसे बचते हैं वो रियल GDP होता है जो कि रियल परचेजिंग पावर को शो करता है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाते हैं। द डायग्राम शोज द बेसिक टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फ्लोज। देखिए एग्जामिनर ने काफ़ी यहाँ पे आसानी कर दी आप लोगों के लिए, ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा कि आपके पास कहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज और कहाँ पे क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। रिसोर्सेज फ्लो एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है ऐसे जाएंगे हम लोग, ऐसे, और क्लॉकवाइज क्या होता है? हम ऐसे आते हैं। जैसे क्लॉक होती है, क्लॉक की जो मूवमेंट है, क्लॉक ऐसे मूव करती है, ये क्लॉकवाइज है, ऐसे इसके अगेंस्ट जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज है। सो रिसोर्सेज जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। जैसे ये फैक्टर मार्केट से हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इस तरह जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। फर्म्स क्या करेंगी? प्रोडक्ट मार्केट के थ्रू प्रोडक्ट सेल करेंगी और फिर हाउस होल्ड्स के पास हाउस होल्ड जो है वो फैक्टर मार्केट में रिसोर्सेज सेल करेंगे। तो आप देख रहे हैं मूवमेंट कुछ इस तरह से हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। एग्जामिनर अगर मनी का पूछ ले तो मनी का फ्लो क्लॉकवाइज होता है, ऐसे मनी इस तरह फ्लो करेगी और आबिली समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 इज द टेबल शोज द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड देयर पॉसिबल सॉल्यूशंस। ओके, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से सारी ऑप्शन सही होंगी लेकिन कोई एक ऑप्शन है जो करेक्ट नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, इसको हम चूज़ कर लेंगे।
टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है उसका पॉसिबल सोल्यूशन क्या होता है? टेक्नोलॉजिकल के लिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपको करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ है ये कॉन्फ्लिक्टिंग सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सो इसलिए हम इसको चूज़ कर लेंगे ऑप्शन को, क्योंकि एग्जामिनर कह रहे हैं कि कौन से ऑप्शन सही नहीं है। तो मिनिमम वेज के थ्रू हमारे पास क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट कम होती है, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए आपको टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को एजुकेट एंड ट्रेन करना पड़ता है। Question 23 says which combination of policies would be most effective in reducing बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट सरप्लस? सरप्लस होता है जब आपकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो, इम्पोर्ट्स कम हो, या इनफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हो, आउटफ्लो ऑफ मनी कम हो। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस को लाइक मोस्ट इफेक्टिवली रिड्यूस कर देगी? तो डिक्रीज इन टैरिफ ऑन इम्पोर्ट्स, तो ये येस होना चाहिए। सो ऑप्शन सी और डी में से कुछ हो सकता था। देखिए जब आप इंपोर्ट टैरिफ हटाएंगे तो लोग इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो डेफिसिट आपका सरप्लस आपका कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंपोर्ट ज़्यादा होंगी तो सरप्लस कम होना शुरू हो जाएगा, डेफिसिट की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। डिवैल्यूएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, तो ये नहीं होनी चाहिए। अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी आप करेंगे तो फिर उसकी वजह से बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस और बढ़ेगा, कम नहीं होगा। सो बाकी ऑप्शंस वैसे हमने निकाल दें तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, ये होनी चाहिए। अगर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी आप यूज़ करते हैं जिसके थ्रू आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं तो लोग क्या करेंगे, पैसे फिर सेव करेंगे, और सेव करेंगे तो ज़्यादा स्पेंडिंग कम करेंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगी, इंपोर्ट्स कम होंगे तो बैलेंस पेमेंट सही होने का चांस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास 24 है। If a country is experiencing a period of high inflation, which group will benefit the most from this? इन्फ्लेशन की वजह से किसको फ़ायदा होता है? देखिए फिक्स इनकम अर्नर्स को तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन सी और डी में से कुछ हो सकता है, क्योंकि फिक्स इनकम अर्नर्स वो हैं जिनकी इनकम चेंज नहीं होती, जो मर्जी इन्फ्लेशन हो जाए, प्राइसेस हो जाए, उनकी इनकम सेम रहती है। सेम इनकम ज़्यादा प्राइसेस तो उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। ओके, इनको लाइक फ़ायदा नहीं होगा। फिक्स इनकम अर्नर्स को हम नो कर देंगे, इनको बेनिफिट नहीं होगा, इनको नुकसान होगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हम ऑप्शन की तरफ जाते हैं कि दोज हु आर विद हाई डेट, जिन्होंने लोन लिए हुए हैं उनको बड़ा फ़ायदा हो जाता है। देखिए जब आपने लोन लिया होता है उस वक्त इन्फ्लेशन अगर नहीं था, आपकी हाई परचेजिंग पावर के साथ आपने मनी ख़रीदा था, लिया था लोन के तौर पे। सो व्हेन यू गॉट मनी फ्रॉम द बैंक एज अ लोन, सो उस वक्त इन्फ्लेशन लो था तो आपको उस वक्त ज़्यादा हाई पावर्ड मनी मिला। जब आप रिटर्न करें हाई इन्फ्लेशन की वजह से उसकी परचेजिंग पावर लो है तो आपको फ़ायदा हो गया, यू गॉट हाई पावर्ड मनी एंड यू आर पेइंग बैक लो पावर्ड मनी। तो ऑप्शन वैसे तो डी की तरफ हम शॉर्ट लिस्ट कर चुके हैं, क्योंकि सी ऑप्शन हो सकता था लेकिन सी भी यहाँ से निकल गया। लेकिन कंपनीज दैट एक्सपोर्ट मेजॉरिटी ऑफ देयर आउटपुट, उनको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जब इन्फ्लेशन हो जाती है तो इन्फ्लेशन की वजह से आपकी एक्सपोर्ट वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, लोग आपसे ख़रीदना कम कर देते हैं, इसलिए इन लोगों को फ़ायदा नहीं होगा, रादर नुकसान होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ आ जाते हैं। व्हाट विल डेफिनेटली चेंज कंट्रीज टर्म्स ऑफ ट्रेड? टर्म्स ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला होता है टर्म्स ऑफ ट्रेड इज़ इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट ओवर प्राइस ऑफ इम्पोर्ट, PM फॉर इम्पोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100। सो ये फार्मूला होता है इसका। तो इनमें से कौन सी चीज़ है जो टर्म्स ऑफ ट्रेड को डेफिनेटली चेंज कर देगी? सो आप इसी फार्मूला को अगर इवैल्यूएट करें तो ऑप्शन 1 एंड 3 जो है ये इसको चेंज कर देंगे। ऑप्शन 1 क्या है कि व्हेन प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड रॉ मटेरियल इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज़ हो जाएगा, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड देयर इज़ डेप्रिशिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट डेप्रिशिएट करते हैं तो इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट प्राइसेस दोनों चेंज हो जाती हैं। जब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में चेंज आएगा तो टर्म्स ऑफ ट्रेड भी आपका डेफिनेटली चेंज हो जाएगा। ओके, सो चेंज होने का मतलब है कि इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है, फेवरेबल भी हो सकता है, अनफेवरेबल भी हो सकता है, दोनों चीज़ें हो सकती हैं। द वर्ल्ड कंसिस्ट ऑफ 2 कंट्रीज़ M and N, ये कंट्री M है, ये कंट्री N है। द डायग्राम शोज़ देयर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस। ये देखें राइस ये 100 बना सकता है M जो है, और व्हीट भी 100 बना सकता है, और ये है 75 राइस बना सकते हैं और 50 ये व्हीट बना सकता है। Okay, so countries M and N operate in their on their production possibility curves, and before specialization, country M produces 60 units of wheat and country N produces 30 units of wheat. देखिए country M का तो बड़ा सिंपल सा हिसाब है,
1:1 है, लाइक 100 वीट और 100 राइस बना रहे हैं, तो इनकी 100 की रेशो निकालेंगे तो 0 से कैंसिल कर दें, 1:1 है, तो इसकी कैलकुलेशन में मसला नहीं आएगा इतना। ये अगर 60 वीट बना रहे तो इट मीन्स कि ये कितना बना रहा होगा, 40 बना रहा होगा डेफिनेटली। 60 ये बना रहे तो 40 बना रहा होगा, क्योंकि ओवरऑल वो 100 यूनिट्स बना सकते हैं। तो अगर 60 यूनिट वीट के बना रहे तो राइस के कितने बनाएगा, 40 बनाएगा, क्योंकि 60% रिसोर्सेज उसके वीट पे यूज़ हो गए। 100% रिसोर्सेज के साथ अगर वो 100 यूनिट्स बना सकता था तो 60% के साथ 60 यूनिट्स बनाएगा। अब 60% रिसोर्सेज वीट पे लग गए तो 40% रिसोर्सेज रह जाएंगे राइस के लिए। अगर 100% रिसोर्सेज के साथ वो 100 यूनिट्स बना रहे तो 40% रिसोर्सेज के साथ 40 बना लेगा। सो इसका अगर हम कॉम्बिनेशंस देखें तो कॉम्बिनेशंस कुछ इस तरह से होंगे, दिस इज़ कंट्री M, दिस इज़ कंट्री N, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लेट्स से वीट, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ राइस। तो कंट्री M जो है, कंट्री M वीट कितना बना रहा है, 60 बना रहा है, राइस कितना बना रहा है, 40 बना रहा है। इसी तरह से इधर आ जाते हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये 30 यूनिट्स ऑफ वीट बना रहे हैं। अगर ये 30 यूनिट्स ऑफ वीट बनाएगा तो राइस के कितने यूनिट्स बना सकते हैं, इसकी रेशो निकाल लेंगे। देखिए अगर 50 के अगेंस्ट 75 वो बना रहा था तो इसको कर दें 50 डिवाइडेड बाई 50, 75 डिवाइडेड बाई 50 करें तो 1 के अगेंस्ट ये कितना बना रहे हैं, 1.5 बना रहे हैं। सो इट मीन्स अगर ये 30 बना रहे तो ये 30 का 1.5 टाइम्स बना लेगा। सो 30 मल्टीप्लाई बाई 1.5 करेंगे तो ये बनता है 45। तो ये कितना क्वांटिटी हो जाएगी, 45 हो जाएगी। सो ये वैल्यूज़ भी आप प्लॉट कर दें, वीट 30 है और राइस जो है दैट इज़ 45। अच्छा, ये बिफोर स्पेशलाइजेशन की सिचुएशन है। व्हाट विल बी द चेंज इन वर्ल्ड्स आउटपुट ऑफ राइस बिटवीन कंट्रीज इफ़ बोथ कंट्रीज डिसाइड टू स्पेशलाइज अकॉर्डिंग टू कंपैरेटिव एडवांटेज। अब देखें ये अगर स्पेशलाइज कर लें तो राइस की प्रोडक्शन में चेंज कितना आएगा, सिर्फ राइस का पूछ रहे हैं। अब देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज M को किस में है, कंट्री M को कंपैरेटिव एडवांटेज है वीट के अंदर, ठीक है। सो वीट के इसलिए कंपैरेटिव एडवांटेज है बिकॉज कंट्री M जो है N की निस्बत डबल वीट बना सकता है। और राइस में फिर किसको होगा, अगर M को वीट में है तो ज़ाहिर है राइस में फिर N को होगा, क्योंकि एक कंट्री को एक चीज़ में होता है तो दूसरी कंट्री को डेफिनेटली दूसरी चीज़ में होता है, उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती। बिफोर स्पेशलाइजेशन अगर देखें तो राइस का टोटल आउटपुट कितना था, 40 + 45 करें तो 85 हो जाता है। और स्पेशलाइजेशन का बेसिकली रूल है कंपैरेटिव एडवांटेज की बेस पे जब आप स्पेशलाइज करते हैं तो आपका आउटपुट डबल हो जाता है। सो राइस की प्रोडक्शन पहले 45 हो रही थी, जब कंट्री N स्पेशलाइज करेगा राइस के अंदर तो इसकी प्रोडक्शन डबल हो जाएगी, 45 से 90 हो जाएगी। ऑलरेडी 85 प्रोडक्शन थी, 95 में से 85 निकालें तो 5 का राइस है। सो ऑप्शन C इज़ द करेक्ट आंसर। ये कन्फ्यूजिंग है थोड़ा सा क्वेश्चन, अगर फिर भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोग चैट में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको फिर से दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 27 इज द डायग्राम शोज करंट इक्विलिब्रियम ऑफ एन इकोनॉमी, द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। सो AD अगर AD था ऑलरेडी तो ये AD1 नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली आउटकम, इनमें से कौन सी ऑप्शन है जो सही हो सकती है, मोस्ट लाइकली क्या चीज़ है। So option A is the correct answer for this question, fall in investment and fall in inflation। देखिए अगर fall in investment होगा तो एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला होता है C + I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट प्लस G + X - M। अगर इन्वेस्टमेंट फॉल करेगी, ये चीज़ फॉल करेगी तो मैथ का रूल है राइट हैंड साइड फॉल करे तो लेफ्ट हैंड साइड भी फॉल करती है। सो एग्रीगेट डिमांड अगर नीचे की तरफ आ रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी का मतलब होता है कि एग्रीगेट डिमांड को गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है, डिक्रीज़ करना चाहती है, और एक एक्सपेंशनरी पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज़ करना चाहती है। सो कॉन्ट्रैक्शनरी में एग्रीगेट डिमांड हमें पता चल गया कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम हो सकती है इन कंपोनेंट्स के कम होने की वजह से। तो ऑप्शन ए में वो कह रहे हैं फॉल इन इन्वेस्टमेंट, तो ठीक है एग्रीगेट डिमांड नीचे आ जाएगी। फॉल इन इन्फ्लेशन तो देख लेते हैं इन्फ्लेशन फॉल हुआ कि नहीं हुआ। शुरू में प्राइस लेवल हमारे पास ये था, अब प्राइस लेवल नया इक्विलिब्रियम पे ये हो जाएगा, तो प्राइस हमारे पास P से P1 तक डिक्रीज़ हो रही है। तो ये दोनों ऑप्शंस हमें यहाँ पे ए में नज़र आ जाती हैं। कोई और ऑप्शन कंफ्यूज करे तो आप कमेंट में लिख दें, आई विल गेट बैक। क्वेश्चन नंबर 28 सेज अ गवर्नमेंट विशेस टू रिड्यूस द डेफिसिट ऑन सेकेंडरी इनकम सेक्शन ऑफ इट्स करंट अकाउंट, विच पॉलिसी वुड बी मोस्ट इफेक्टिव। अगेन आप स्टॉप करें वीडियो को, क्वेश्चन को पढ़ें अच्छे से समझें, फिर लॉजिक को सुनें कि व्हाट इज़ द करेक्ट लॉजिक।
अब देखिए गवर्नमेंट जो है क्या करना चाह रही है, रिड्यूस करना चाह रही है डेफिसिट को। डेफिसिट का मतलब होता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, या आपका इनफ्लो ऑफ मनी कम है, आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा है। किस चीज़ में? सेकेंडरी इनकम है। सेकेंडरी इनकम्स वो होती हैं जिनके कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सचेंज के तौर पे कोई गुड्स एंड सर्विसेज बाय एंड सेल ना हो रही हूँ, उन्हें हम सेकेंडरी इनकम कहते हैं। जैसे डोनेशंस हो गई, जैसे एड होगी, जैसे गिफ्ट्स हो गए, स्कॉलरशिप्स हो गए, ये ऐसी चीज़ें जो सेकेंडरी इनकम का पार्ट होती हैं। सो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, रिडक्शन इन ओवरसीज़ एड डोनेशन। अगर ओवरसीज़ डोनेशंस कम हो जाती हैं तो फिर उससे क्या होगा, डेफिसिट जो है वो कम हो जाएगा। लाइक आप अगर दूसरी कंट्रीज़ को जो डोनेशंस देते थे जिसकी वजह से आउटफ्लो ऑफ मनी ज़्यादा हो जाता था सेकेंडरी इनकम के अंदर, अब अगर डोनेशंस को आप ओवरसीज़ डोनेशंस को स्टॉप कर देंगे या रिड्यूस कर देंगे तो कैश आउटफ्लो नहीं करेगा और आपका जो सेकेंडरी इनकम का बैलेंस है वो डेफिसिट उसका रिड्यूस हो जाएगा, बल्कि सरप्लस की तरफ भी मूव कर सकते हैं। Question 29 says supply side policies can be used to correct cost push inflation. Cost push inflation वो होता है जो एग्रीगेट सप्लाई कम होने की वजह से होता है। तो जब सप्लाई साइड पॉलिसी गवर्नमेंट यूज़ करती है, एग्रीगेट सप्लाई को इंक्रीज़ करेगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम होने का चांस है। विच पॉलिसी वुड बेस्ट अचीव दिस एम इन द लॉन्ग रन? जी, तो कौन सा एम है जो लॉन्ग रन में अचीव हो जाएगा? अगेन मैं सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, दैट इज़ डी। बाकी ऑप्शन अगर कंफ्यूज करें तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट। सपोर्टिंग द रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर मैन मशीन्स बाय द यूज़ ऑफ रोबोट्स। अब देखिए लेबर मैन मशीन्स का क्या मतलब है कि ऐसी मशीन्स जिनको लेबर ऑपरेट करती है उसको रिप्लेस कर दें, अगर रोबोट्स रिप्लेस कर दें जिसमें लेबर की ज़रूरत अब आपको नहीं हुई। तो अब ऐसा करने से क्या होगा, रोबोट्स जो होते हैं वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्टिव इन अ वे कि वो 24 आवर्स काम कर सकते हैं, उनको ह्यूमंस की तरह उनके इश्यूज़ नहीं होते जनरली। तो अगर रोबोट्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई आपकी क्विकली बढ़ेगी, ज़्यादा रेट से बढ़ेगी और लॉन्ग रन में आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कम हो जाएगा क्योंकि इसमें एग्रीगेट सप्लाई आपके पास इंक्रीज़ हो जाती है। सो एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई जहाँ मीट करें, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारे पास पी और जीडीपी ये हो जाएगा। जब एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज़ करेगी AS1 की तरफ जाएगी, सो प्राइस लेवल P1 तक डिक्रीज़ हो जाएगा, रियल जीडीपी Y1 तक इंक्रीज़ हो जाएगा। सो ऑप्शन इसमें प्राइस कम हो रही है तो इन्फ्लेशन कॉस्ट इन्फ्लेशन जो है वो कम हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, इकोनॉमिक ग्रोथ लीड्स टू एन इंक्रीज इन लेवल ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन पर कैपिटा। ज़ाहिर है जब ग्रोथ होती है, लोगों की इनकम बढ़ती है, जीडीपी इंक्रीज़ होता है तो लोग कंज्यूम भी ज़्यादा कर सकते हैं और उनका इनकम लेवल भी हाई होता है। फॉर द एडल्ट पॉपुलेशन विच सर्कमस्टांसेस आर नीडेड फॉर दिस टू हैपन इन एन इकोनॉमी। ठीक है, सो ऐसा कब होगा, ग्रोथ की वजह से इनकम भी इंक्रीज़ हो, कंजम्पशन भी इंक्रीज़ हो। सो ऑप्शन बी आपके पास सही ऑप्शन है, एन इंक्रीज़ इन इकोनॉमिक एफिशिएंसी थ्रू हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फैक्टर इनपुट। जब देखें आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज एफिशिएंट होंगे, प्रोडक्शन पर कैपिटा भी बढ़ जाएगी और फैक्टर इनपुट का मतलब है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइन, लेबर, कैपिटल। अगर इनपुट्स आपके पास ज़्यादा एफिशिएंट होंगे, प्रोडक्टिव होंगे तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और कंजम्पशन भी बढ़ जाएगी। सो दोनों चीज़ें आपके पास इंक्रीज़ होंगी तो इनकम एंड कंजम्पशन पर कैपिटा बोथ विल इंक्रीज। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस पेपर। और इसके अलावा इफ़ देयर इज़ एनी अदर पेपर दैट यू वांट मी टू एक्सप्लेन फॉर यू तो आप मुझे यू कैन राइट इन द कमेंट एंड आई विल गेट बैक अकॉर्डिंगली। और आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ क्रैश कोर्स एज वेल और फ्रॉम टुडे फ्रॉम 3rd April एंड दिस इज़ फॉर 1 month और इसमें कम्प्लीटली हम 5 पेपर्स पे फोकस कर रहे होंगे। सो इफ़ यू वांट टू जॉइन माई क्लासेस देन यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर दैट इज़ +92 333 4429 673 एंड यू मे गेट रजिस्टर्ड फॉर दैट। और यहाँ पे ऑनलाइन यूट्यूब पे भी मैं सपोर्ट प्रोवाइड करता रहूँगा। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।